आज हम लोग बात करेंगे डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। किसी भी कंपनी का जब निर्माण होता है तो उसका अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है, तो उसके संबंध में बात करेंगे। ये आपको कंपनी लॉ के ही अंतर्गत पढ़ना है एलएलबी सेकेंड ईयर में। तो इसके बारे में जो डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस है, सेक्शन 9 में इसके बारे में कहा गया है। यहाँ से ये बातें निकल के आती है, लेकिन इसको हम कुछ केस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट केस है इसमें, वो है सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड का। सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड का जो केस है, समझ लीजिए ये एक पहला ऐसा केस है जिसमें डिसाइड किया गया था इस तरीके का कि जो कंपनी है उसका एक अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो इस केस को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो सालोमान एंड सालोमान के केस की कहानी क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसके इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसका एक अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, और वो अपने नाम से ही संपत्ति का धारण करता है, अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। हमने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं जब बात कर रहे थे कि किसी कंपनी की जो कॉरपोरेट कंपनी होती है, इनकॉर्पोरेशन जब हो जाता है और वो कंपनी बन जाती है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और उसकी विशेषताओं के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि उस पर वाद लाया भी जा सकता है, वो कंपनी अपने नाम से वाद ला सकती है और कंपनी के नाम से वाद लाया भी जा सकता है। अगर आप सेक्शन 9 को पढ़ेंगे तो हम एक बार सेक्शन 9 देख लेते हैं। कंपनी के इस केस को देखने के पहले सेक्शन 9 की भाषा को एक बार देख लें। क्या है सेक्शन 9? देखिए, सेक्शन 9 कहता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया फिर उसका क्या इफेक्ट है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन such subscriber to the memorandum and all other persons as may from time to time become members of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the function of an incorporated company under this act and having perpetual succession, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue and to be sued by the said name। किसी भी कंपनी का जब किसी भी कंपनी का उसके जो भी संपत्ति है उस पर क्या होता है, उसका अधिकार होता है। उसके नाम से वाद लाया भी जा सकता है, वो वाद ला भी सकती है। अब ये एक मामला है आप सालोमान वर्सेस सालोमान कंपनी लिमिटेड। देखिए क्या है, सालोमान वर्सेस सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक मामला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है इस सेक्शन 9 को लेकर के। और इस सेक्शन 9 पे ये जो सालोमान एंड सालोमान वर्सेस कंपनी लिमिटेड का मामला है, ये जो केस है ये है 1897 का। इसमें क्या होता है, इसमें ये सालोमान जो है ये एक व्यक्ति है। सालोमान, ये सालोमान जो जूता का व्यापारी होता है, जूता बनाता है, बूट एंड शू इसको क्या करता है, ये बनाया करता है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। अब इसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों नहीं इस बिज़नेस को बड़ा किया जाए, बिज़नेस को बड़ा कर दिया जाए। तो इस उद्देश्य को कि बिज़नेस बड़ा हो, इस ख्याल से ये क्या करता है, ये एक कंपनी का निर्माण करता है और उस कंपनी का नाम है सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड। और ये सालोमान एंड कंपनी का जो ये निर्माण करता है, उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो कौन है,
उसमें इसकी वाइफ है, एक तो सालोमान स्वयं है, दूसरी इसकी वाइफ है, तीसरे इसके सन हैं, एक सन है, और 1 2 3 और इसकी डॉटर्स हैं। ये लोग मिल करके इस कंपनी का निर्माण करते हैं। सालोमान, हिज वाइफ, हिज डॉटर और इसके सन। ठीक है, टोटल 7 लोग इस कंपनी में होते हैं, 1 2 और डॉटर, 3 डॉटर 2 सन। अब इसने क्या किया कि ये जो कंपनी बनी, इस कंपनी में डायरेक्टर जो हैं, वो डायरेक्टर कौन है? वो डायरेक्टर सालोमान है एंड उसके सन्स हैं, ये इसके डायरेक्टर होते हैं। सालोमान ने क्या किया कि इस कंपनी को, जो ये कंपनी निर्माण हुआ था नया, उस कंपनी को अपना जो बिजनेस था, जो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उसको 40,000 पाउंड में बेच देता है। 40,000 पाउंड में क्या करता है? बेच देता है। इस 40,000 पाउंड में बेचने के बदले किसको बेचता है? ये बेचता है सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड को। कौन बेचता है? सालोमान। सालोमान ने अपना जो कारोबार था, अपना जो बिजनेस था, बिजनेस को क्या 40,000 में इसको सेल किया। अब ये जो सेल किया तो इसने इसके बदले क्या लिया? इसने इसके बदले सालोमान कंपनी से 20,000 पाउंड के शेयर ले लिया। 20,000 पाउंड के शेयर लिया और 10,000 पाउंड का डिवेंचर ले लिया। 10,000 पाउंड का डिवेंचर और 10,000 पाउंड जो बचा वो कैश ले लिया। मतलब सालोमान ने जिस कंपनी का निर्माण किया, उस कंपनी को अपना जो पुराना बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था, उसको यहाँ कंपनी से बेच दिया और इसे जो 40,000 पाउंड में बेचा, उस 40,000 पाउंड का ये ले लिया। जिस 10,000 पाउंड में उसने अपना जो पुराना ऋण विन था वो चुकाया, सब कुछ किया। कंपनी शुरू हो गई। कुछ समय के बाद कंपनी क्या होती है? कंपनी लॉस की स्थिति में जानी शुरू हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये विचार होता है कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाए। और कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो कंपनी है, उस कंपनी पे 6,000 पाउंड का डेप्ट है। भले 6,000 पाउंड का कंपनी के पास क्या है? 6,000 पाउंड का एसेट्स है। मतलब कंपनी सब कुछ करके इतना एसेट्स उसके पास मात्र बचा हुआ है, जबकि कंपनी पे 17,000 पाउंड का क्या है? डेप्ट है, कर्ज है। इस 17,000 पाउंड में 10,000 पाउंड किसका है? ये डिवेंचर है। किसका? सालोमान का। और 7,000 पाउंड और भी इसके डेप्ट क्रेडिटर्स हैं, और भी जो व्यक्ति हैं जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने दिया हुआ है। अब ये सालोमान क्या करता है कि कंपनी सबसे पहले क्या करती है, इसकी जो 6,000 पाउंड हैं, उससे इस 10,000 पाउंड जो सालोमान का है, उसके ऋण को वो सबसे पहले इस ऋण को चुकाता है कंपनी। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो ये जो 7,000 पाउंड वाले अदर क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सबसे पहले हमारा ऋण चुकाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे मामला उठता है कि भाई जो ऋण है हमारा इसलिए चुकाया जाना चाहिए क्योंकि ये जो सालोमान है और ये सालोमान एंड कंपनी लिमिटेड है, ये दोनों क्या है? ये दोनों लगभग एक ही व्यक्ति हैं
और चूंकि ये एक ही व्यक्ति हैं, इस सालोमान एंड कंपनी के जितने भी सदस्य हैं वो सालोमान है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो ये सब यही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं। तो होल एंड सोल जो कंपनी है, उस कंपनी को कौन चला रहा है? उस कंपनी को वही परिवार चला रहा है। तो जब वही परिवार उस कंपनी को चला रहा है तो वास्तविक तौर पर वो जो अमाउंट है, वो जो कर्ज है, वो पहले इन्हें मिलना चाहिए। ये तो ये हो गया कि स्वयं ही उस कंपनी को आप डुबोए और स्वयं ही आपने उससे क्या किया? आपने अपना भुगतान पहले ले लिया। तो वास्तव रूप में इनका ये कहना था क्रेडिटर्स का कि ये जो पैसा बचा हुआ है 6,000 पाउंड, ये पहले इनका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि पूरी से पूरी तरीके से कंपनी क्या है? इनके हाथ में है, सालोमान के हाथ में है, सालोमान के नियंत्रण में है, सालोमान एंड फैमिली के नियंत्रण में है, इसलिए पहले हमें दिया जाना चाहिए। अब ये मामला कोर्ट में गया, इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया। इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि ठीक है, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी जो होती है उसका वो क्या है? एक अपना इंडिपेंडेंट नेचर होता है, कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। ये अपना एक अलग, जो कॉर्पोरेट कंपनी जब हो जाती है, निगमन हो जाता है, उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो वो एक अलग अस्तित्व रखती है। और कंपनी में जो उसके मेंबर्स होते हैं, कंपनी में उसका मेंबर से उसका दायित्व, उसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल ही अलग होता है। भले ही वो जो मेंबर काम कर रहे हो वो क्या हो? वो उस कंपनी के निर्माण करता हो, उस कंपनी का निर्माण करने वाले रहे हों, उस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाने वाले रहे हों, लेकिन एक बार जैसे ही कंपनी का निर्माण हो जाता है तो कंपनी अपने सदस्यों से पूर्णतः अलग होती है। इसलिए यहाँ पर इस केस में चूँकि सालोमान एंड कंपनी जो है वो क्या है? एक अलग अस्तित्व रखता है, और ये जो है इसके जो मेंबर्स हैं, सालोमान, उसकी वाइफ, सन, डॉटर्स, ये एक अलग अस्तित्व रखते हैं। इसलिए सालोमान अपना ऋण वापस, पहले राइट है उसको अपना ऋण वापस प्राप्त करने का, और इसलिए क्रेडिटर्स को वहाँ पे कोई राइट नहीं है कि वो उसका दावा गलत घोषित करे। और इस केस में ये पहली बार डिसाइड किया गया इस तरह का कि कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। डार्टमाउथ वर्सेस वुडवर्ड का एक केस था, डार्टमाउथ वर्सेस वुडवर्ड। डार्टमाउथ वर्सेस वुडवर्ड। डार्टमाउथ वर्सेस वुडवर्ड का जो केस था, उस केस में कहा गया कि जो इनकॉर्पोरेट जो जब कोई हो जाता है, कोई निकाय निगमित हो जाता है, कंपनी बन गया, तो उसका एक अलग कृत्रिम अपना एक अदृश्यमान अमूर्त होता है, और उसका अस्तित्व विधि के साथ काम करना शुरू कर देता है, और वो संपत्ति धारण कर सकता है, वो उसके नाम पे वाद लाया जा सकता है, वो किसी पे वाद ला सकता है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सब उसके नाम से होता है, उसका एक अपना अलग शाश्वत अस्तित्व होता है, परपेचुअल सक्सेशन उसके साथ होता है। कृत्रिम वो एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है या जीवित व्यक्ति नहीं है। और उसका अपना एक, उसको क्या कहा गया? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया। एक केस और है, अब देखेंगे, कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड। ये कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड का केस है 1886 का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोंडोली टी कंपनी के लिमिटेड वाले केस में क्या हुआ था कि इसमें जो ये एक बिजनेस जो है, इसमें जो चाय का व्यापार था इसमें, और चाय के व्यापार में क्या किया गया कि कुछ लोग जो थे उसने अपने बगान को इस कंपनी को बेचा। किसको? कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड को।
और जब इस कंपनी को बेचा तो जब इसका कंपनी के बगान को बेचने का ट्रांसफ़र लेटर बन रहा था, पत्र बन रहा था, तो उस पत्र में इन्होंने दावा किया कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो स्टाम्प टिकट ड्यूटी लगती है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस पर जो कुछ छूट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो बेच रहे थे, बेचने वाले व्यक्ति थे, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर भी थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम शेयर होल्डर हैं इसके और ये कंपनी है, तो हम दोनों एक ही हैं, तो वैसी स्थिति में हमें स्टाम्प ड्यूटी में जैसे वहाँ मिलता है वैसे यहाँ भी हमें छूट मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसके भले ही मेंबर हैं, लेकिन कंपनी और आपका अस्तित्व क्या है, अलग अलग है। आप एज ए मेंबर हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग देखा जाएगा। कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। ठीक है। इसी तरह से एक केस है धूलिया अमलनेर मोटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का। क्या है? धूलिया अमलनेर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्सेस रामचंद्र रूपसी धर्मसी, 1952, बॉम्बे। ये केस है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक फॉर्म होता है, पार्टनरशिप फॉर्म। वो पार्टनरशिप फॉर्म बस चलाने का काम करती है। अब कुछ समय के पश्चात उस फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं, उसमें से कुछ पार्टनर, मेजॉरिटी ऑफ दैट पार्टनर, एक अलग कंपनी का निर्माण कर लेते हैं, धूलिया अमलनेर मोटर्स ट्रांसपोर्ट। और उस कंपनी का निर्माण करने के बाद जो बसें वो पार्टनरशिप फॉर्म में देते थे, उसी बस को वो क्या करते हैं, कंपनी को दे देते हैं चलाने के लिए। और जब वो कंपनी को भेज देते हैं उस बसेस को चलाने के लिए, और कंपनी उसको चलाने लगती है, तो बाकी जो साझेदार थे, जो उस कंपनी के निर्माण में नहीं आए थे, उन्होंने क्या किया, अब होने वाली कंपनी में लाभ को मांगना कंपनी से शुरू किया कि आप ये लाभ जो कंपनी में हो रहे हैं वो साझेदार को बोले कि वो मुझे भी दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे वही काम यहाँ कर रहे हैं, उसी बस को आप यहाँ ला रहे हैं, सेम है, तो इसलिए आप वो लाभ मुझे दीजिए। इस आधार पे उन्होंने क्या किया, वाद फाइल किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, पार्टनरशिप वहाँ पे मेंबर्स के रूप में है, जबकि कंपनी क्या है, अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, इसलिए आपका वहाँ पे कोई राइट नहीं बनता है। कंपनी क्या है, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर भी इसको मान्यता दी गई। कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये मामला कंडोली टी का मामला, ये संभवतः एक कंडोली टी वाला मामला संभवतः सालोमान के पहले से आया हुआ मामला है। और इस मामले में उसी समय एक तरह का डिसाइड हो गया था कि अपना एक पृथक अस्तित्व रखता है, किंतु सालोमान वर्सेस सालोमान के केस में पूरी तरह से यह स्थापित हो गया कि कंपनी अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। किसमें? सालोमान वर्सेस सालोमान लिमिटेड में पूरी तरह से यह स्थापित हो गया। हालांकि जब इस केस का जजमेंट आया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, तो उसकी कई विधिवेत्ताओं ने, कई लोगों ने उसकी आलोचना की कि ये डिसीजन सही नहीं है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कंपनी का निर्माण करके किसी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। और हम लोग आगे देखेंगे इसको लेकर के कि आगे फिर इसी को लेके एक बात आई, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। क्या है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल? निगमन से पर्दा उठाने का सिद्धांत। तो पर्दा उठाने का सिद्धांत, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, मतलब आप कंपनी निर्माण करके उसके आर के पीछे कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो कंपनी लॉ के या जो मेमोरेंडम है आपका उसके विरुद्ध हो। आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते। उसको डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे कि सालोमान वर्सेस सालोमान केस में जो जजमेंट दिया गया वो तो उस समय का जजमेंट था, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है, तो ये है।
ये केस पूरी तरह से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और कंपनी लॉ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और ऐसे भी एग्जामिनेशन में, रेगुलर एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये केस आधारित किस पे है? ये है डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस पे, सेक्शन 9 को रिलेटेड लेकर के ये केस है। तो ये था आपका डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के बारे में मोटे तौर पर। थैंक यू।